नमस्कार। आज हम कंडीशंस फॉर ग्रोथ इन बैक्टीरिया अर्थात बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए कैसी कंडीशंस की आवश्यकता है उसकी चर्चा करेंगे। यह जानने के पहले सबसे पहले जानते हैं कि ग्रोथ क्या है। ग्रोथ जो है, जैसे अगर हम हायर ऑर्गेनिज्म में लें तो साइज में किसी प्रकार का इंक्रीमेंट होता है या बढ़ोतरी होती है, या मास में बढ़ोतरी, वजन में बढ़ोतरी होती है, उसको ही हम ग्रोथ कहते हैं। लेकिन जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के केस में, जिसमें कि प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, ये यूनिसेलुलर सेल होते हैं, यदि उनकी ग्रोथ देखें तो इसमें हम देखते हैं कि जब उसके संख्या में जो बढ़ोतरी होती है उसको ही हम उसका ग्रोथ कहेंगे। जनरली बैक्टीरिया में जो ग्रोथ के लिए या पॉपुलेशन में जो वृद्धि होती है वो बाइनरी फिशन के द्वारा होती है। अब हम देखते हैं कि ग्रोथ के लिए किस तरह के इन्वायरमेंट की आवश्यकता है या कैसे क्या क्या उनके बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं। तो इनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं ऑर्गेनिजम्स को, उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, फिजिकल रिक्वायरमेंट और केमिकल रिक्वायरमेंट। फिजिकल रिक्वायरमेंट मतलब वे जो कि फिजिकल फैक्टर्स हैं, जैसे टेम्परेचर है, पीएच है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये सारे फिजिकल फैक्टर्स हैं, ये इनके फिजिकल रिक्वायरमेंट है। इसी प्रकार से जो केमिकल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और ट्रेस एलिमेंट, इसके अलावा ऑक्सीजन, इनके कुछ केमिकल रिक्वायरमेंट्स हैं। अब एक एक जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से यह ग्रोथ के लिए आवश्यक हैं और कैसे इसको अफेक्ट करते हैं। टेम्परेचर को अगर देखें तो टेम्परेचर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को और उसके मल्टीप्लिकेशन को डिटरमिन करता है। यह किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल को और उसके डेथ को भी निर्धारित करता है, क्योंकि अगर टेम्परेचर हाई है तो उसमें क्या होंगे कि जो प्रोटीन्स है डीनेचर हो जाते हैं, जैसे कि एंजाइम्स हो गया, ट्रांसपोर्ट कैरियर्स हैं, ये डीनेचर होंगे, उससे ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है। इसी प्रकार से बहुत अधिक टेम्परेचर पर, एक्सट्रीम जो टेम्परेचर है, उसमें जो माइक्रोबियल मेम्ब्रेन्स हैं वो डिसरप्ट हो जाते हैं, जिससे कि ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है। बहुत कम टेम्परेचर या बहुत ही लो जो टेम्परेचर है उसमें जो मेम्ब्रेन्स हैं वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं। इस तरह से एंजाइम्स जो हैं वो भी ठीक से फंक्शन नहीं करते हैं। तो किसी भी जो ऑर्गेनिज्म है उसमें जो टेम्परेचर उसके तीन, एक ऑर्गेनिज्म का जो सर्वाइवल है वो एक निश्चित टेम्परेचर रेंज पे होता है, जिसमें कि एक मिनिमम टेम्परेचर है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है और एक मैक्सिमम टेम्परेचर है। मिनिमम टेम्परेचर मतलब वो टेम्परेचर जिसमें कि ऑर्गेनिज्म जो है वह ग्रो कर सकता है, उसको हम उसका मिनिमम टेम्परेचर कहेंगे। मतलब उससे अगर हम कम टेम्परेचर देते हैं तो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होगी। नेक्स्ट जो है वो आता है आपका ऑप्टिमम। ऑप्टिमम मतलब जिसमें कि सर्वाधिक ग्रोथ प्रदर्शित करे या जो फ्लरिशिंग ग्रोथ जो करता है उसको हम कहेंगे ऑप्टिमम टेम्परेचर। और फिर आता है हम मैक्सिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम मतलब वह टेम्परेचर जिसमें कि ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जहाँ तक होगी, उसके आगे यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। तो इस प्रकार से ये तीन जो टेम्परेचर हैं उनको अपन कहते हैं कार्डिनल टेम्परेचर। और जो मिनिमम टू मैक्सिमम का जो रेंज है दैट इज़ द टेम्परेचर रेंज। तो हर एक जो ऑर्गेनिज्म है उनके कुछ टेम्परेचर रेंजेस होते हैं जिसमें कि उनकी ग्रोथ प्रदर्शित होती है। तो इसके आधार पर जो टेम्परेचर रेंजेस जो वो प्रिफर करते हैं उसके आधार पर माइक्रोब्स को हम कुछ कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। जैसे साइक्रोफाइल्स, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इनका जो फ्लरिशिंग ग्रोथ कहाँ पे होगा, 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा, क्योंकि वो उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है। साइक्रोट्राफ्स जो दूसरे नंबर पे आते हैं, यह भी 0 डिग्री टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, लेकिन इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर है उससे थोड़ा बढ़ जाता है, 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच ये ऑप्टिमम ग्रोथ प्रदर्शित करेंगे या सबसे फ्लरिशिंग ग्रोथ होंगे। उसके बाद धीरे धीरे मैक्सिमम के बाद जा करके उनकी ग्रोथ नहीं होती। नेक्स्ट है मीजोफिलिक या मीजोफाइल्स। मीजोफाइल जो कि मॉडरेट टेम्परेचर पर, जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है, जो हमारा बॉडी का भी टेम्परेचर लगभग वैसा होता है, उस टेम्परेचर पे सर्वाधिक ग्रो करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है मीजोफाइल्स, क्योंकि सर्वाधिक संख्या इनकी ही है और हमारे जितने भी पैथोजेनिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इसी रेंज में आते हैं। फिर आते हैं अपन थर्मोफाइल्स में। दे कैन ग्रो इन ऑप्टिमम टेम्परेचर अराउंड 60 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब जो थोड़ा हाई टेम्परेचर पर अच्छा ग्रोथ दिखाते हो जो 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। और उसके बाद है हाइपर थर्मोफाइल्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो और अधिक टेम्परेचर पर उनकी ग्रोथ फ्लरिशिंग दिखती है, जो कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक पर भी। फिर
इस फिगर को ध्यान से देखिए। इसमें देखिए अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके टेम्परेचर रेंजेस दिखाए गए हैं, जैसे कि साइक्रोफाइल्स हैं। साइक्रोफाइल्स क्या होंगे, देखिए लगभग ये 0 से भी कम पे दिखा रहे हैं इनके मिनिमम टेम्परेचर, और लगभग 20 डिग्रीज का मैक्सिमम टेम्परेचर दिख रहा है। तो यहाँ पे इनकी ग्रोथ जो है वह दिखाई देती है, इसका पीक भी दिखाई दे रहा है। इसी तरह से जो साइक्रोट्राप्स हैं वो 0 से लेकर के 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका जो टेम्परेचर रेंज है, और इसका जो ऑप्टिमम जो है वह लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसके पीक जो है वह दिख रहे हैं। मतलब वहाँ पे सर्वाधिक इनकी ग्रोथ दिखेगी, ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा होगा। मीज़ोफाइल्स हैं वह 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका टेम्परेचर रेंज सबसे ज़्यादा है। मतलब 10 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मिनिमम है और 50 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मैक्सिमम टेम्परेचर है, सॉरी। और जो पीक है वो लगभग 35 से 37, 38 तक दिख रहा है, जिसमें कि ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स जो है ग्रो करते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि मीज़ोफाइल्स जो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जितने भी पैथोजेनिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो लगभग इतना होता है और इस पर वो ग्रो करते हैं। फिर बात आती है थर्मोफाइल्स की। थर्मोफाइल्स का देखिए मिनिमम आ रहा है आपका 40 डिग्री सेंटीग्रेड और मैक्सिमम जो है 70 से थोड़ा सा आगे का जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम टेम्परेचर है। जबकि इसकी जो ऑप्टिमम जो रेंज है वो लगभग 60 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसमें कि इनकी फ्लरिशिंग ग्रोथ हमको देखने को मिलती है। ये भी ऑर्गेनिजम्स ही हमारे लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं जो थर्मोफाइल्स हैं, क्योंकि ये बहुत हाई टेम्परेचर पर भी सस्टेन कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर पर ग्रो करते हैं। तो इस तरह से इनको स्टेरिलाइजेशन जिस समय हम करते हैं तो उस समय इस बात को हमको ध्यान रखना पड़ता है। अब आते हैं हम हाइपर थर्मोफाइल्स। हाइपर थर्मोफाइल्स का जो टेम्परेचर रेंज है देखिए लगभग जो है यह 60 और 70 से बीच में मिनिमम टेम्परेचर दिखा रहा है, और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 110 के आसपास है। मतलब जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है उसके आसपास ये फ्लरिशिंग ग्रोथ 90 से 100, इसका जो पीक है वो ब्रॉड दिख रहा है। 90 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में जो है इसकी फ्लरिशिंग ग्रोथ हमको देखने को मिलती है। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स हैं। ये जो है जहाँ पे ऐसे इन्वायरमेंट जहाँ बहुत हाई टेम्परेचर है, जैसे कि जो येलोस्टोन पार्क है जहाँ पे बहुत गर्म पानी के स्रोत हैं, उस जगह भी ये ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, या जो सल्फर के जो स्ट्रीम्स हैं वहाँ पे ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसी तरह से जो साइक्रोफाइल्स हैं वह भी सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनका अलग अलग इंपॉर्टेंस है। साइक्रोफाइल्स जो बहुत कम टेम्परेचर, मतलब जो फ्रीजिंग टेम्परेचर पर भी ग्रो करते हैं, मतलब जिस समय हम फूड का प्रिजर्वेशन कर रहे हैं तो उस समय हमको इन साइक्रोफाइल्स का ध्यान रखना होगा, क्योंकि बहुत लो टेम्परेचर पर भी हम ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व करते हैं, तब भी उसमें भी इन ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो सकती है और हमारे फूड को स्पॉइल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा पीएच। पीएच क्या है? पीएच इज ए स्केल। पीएच एक ऐसा स्केल है जिसमें हम किसी भी सब्सटेंस का उसकी एल्कलिनिटी को या उसको एसिडिटी को मेज़र करते हैं। इसको हम नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन के रूप में प्रदर्शित करते हैं। पीएच जो है वह भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को स्ट्रांगली अफेक्ट करता है। मीडियम का क्या पीएच है उसका बड़ा रोल है किसी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ पे, क्योंकि अगर पीएच किसी ऑर्गेनिज्म के साइटोप्लाज्म में यदि पीएच में ड्रेस्टिक चेंज हो, बहुत बड़ा अगर हम उसमें परिवर्तन करें, तो ये जो है साइटोप्लाज्मिक जो मेम्ब्रेन है उसकी एक्टिविटी को अल्टर करती है, और एंजाइम्स जो हैं और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं उनकी एक्टिविटी को भी अल्टर कर सकती है, एंजाइम्स को डिनेचर कर सकती है। इस तरह से पीएच भी बड़ा ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो पीएच के आधार पर ये पीएच भी एक रेंज पे, जैसे कि टेम्परेचर का रेंज मैंने बताया था, उस तरह से पीएच के का भी कुछ रेंज होता है जिसको ऑर्गेनिज्म चूज़ करता है ग्रो करने के लिए। तो किस रेंज को चूज़ करता है उसके आधार पर भी हम ऑर्गेनिजम्स को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जैसे एसिडोफाइल्स है, जिसका जो पीएच रेंज है वो लगभग 0 से लेकर 5.5 है। इसी प्रकार से इसका एग्जाम्पल है फेरोप्लाज्मा है, थायोबैसिलस है आदि, जो है बहुत ही एसिड लविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो बहुत कम पीएच पर ग्रो करते हैं, और ये बड़े ही इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि फूड का प्रिजर्वेशन, जैसे पिकल्स वगैरह हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, बहुत अधिक उसमें एसिडिटी होती है, एसिड अधिक होने के कारण वहाँ पे नॉर्मल जो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो नहीं करते, लेकिन यदि वहाँ पे एसिडोफाइल्स प्रेजेंट हैं तो वो ग्रो करेंगे और उसको स्पॉइल कर सकते हैं, इसलिए उसका ध्यान हमको रखना पड़ता है। इस तरह से दूसरा है आपका एल्कलीफाइल्स। एल्कलीफाइल्स जो है 7.5 से लेकर 14 जो पीएच है उसके बीच में जो ग्रो करते हैं, उस रेंज में जो ग्रो करते हैं उनको हम एल्कलीफाइल्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है आपका थर्मोकोकस है। इस प्रकार से तीसरा जो हमारा कैटेगरी है वो है आपका
न्यूट्रोफाइल्स जो लगभग न्यूट्रल पीएच पर 5.5 से लेकर के 8 जो पीएच है उस पर जो ग्रो करते हैं उनको अपन न्यूट्रोफाइल्स कहते हैं। इसका एग्जांपल है लैक्टोबैसिलस है और स्यूडोमोनास एरोजिनोसा आदि हैं, इसका एग्जांपल है। तो ये एसिडोफाइल्स, एल्कलीफाइल्स और न्यूट्रोफिल्स हैं, वो बड़े ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे जिसमें हम फूड को प्रिजर्व करते हैं तो उस समय इन बातों का हमको ध्यान रखना होगा। अब आते हैं अपन ऑस्मोटिक प्रेशर पर। ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है? तो ऑस्मोटिक प्रेशर वह मिनिमम प्रेशर है जिसमें जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में या जो सेमी परमियल मेम्ब्रेन है उसकी ऑस्मोसिस को वह प्रिवेंट करे या रोके, उसको ही हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर के आधार पर भी ऑर्गेनिजम्स को दो भागों में हम डिवाइड करते हैं। एक तो है आपका ऑस्मोटोलरेंट और दूसरे हैं हेलोफाइल्स। तो हम जानते हैं कि जैसे अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में जब हम डालते हैं तो क्या होगा, किसी भी सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डालने से वह प्लाज्मोलाइज हो जाता है। इसीलिए हम लोग जब पिकलिंग करते हैं या फिर हम जैम या जेली बनाते हैं तो जो हमारा जो सोल्यूशन है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन बनाते हैं ताकि वह ख़राब ना हो और लंबे समय तक चले, क्योंकि उसमें कोई भी सेल अगर ग्रो करेगा, ग्रो कर ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही कोई सेल उसमें जाएगा वो क्या होगा, प्लाज्मोलाइज होगा। लेकिन अब बात आती है जो ऑस्मोटोलरेंट और हेलोफाइल्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हाई ऑस्मोटिक प्रेशर पर ये ग्रो करते हैं, और हेलोफाइल्स क्या हैं जो कि हाई ऑस्मोटिक प्रेशर उनकी आवश्यकता होती है ग्रो करने के लिए। मतलब यदि साल्ट कंसंट्रेशन कम होगा तो वो ग्रो नहीं करेंगे, साल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा होने पर ही ग्रो करते हैं, जैसे कि मराइन वाटर वगैरह में। इसका एग्जांपल है हेलोबैक्टीरियम हेलोबियम। अब ये तो सारे आपके फिजिकल रिक्वायरमेंट्स थे जो ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड थे, ज़रूरत थे, कंडीशंस उनके जो थे। अब आते हैं अपन कुछ केमिकल जो रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होते हैं किसी सेल को ग्रो करने के लिए, किसी बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए। तो सबसे पहला है कार्बन। कार्बन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है या मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है, क्योंकि जितने भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो फैट हो या दूसरे तरह के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उन सब का जो मेन कंस्टिट्यूएंट है वह कार्बन ही होता है। कार्बन के बिना जो है ये कंस्टिट्यूएंट बनेंगे ही नहीं, और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होंगे, क्योंकि यही जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वह साइटोप्लाज्म का निर्माण करते हैं जो कि लाइफ है। और ये साइटोप्लाज्म ही नहीं बनेगा तो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कहाँ से होगी, उसकी डेथ ही हो जाएगी। तो कार्बन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। कार्बन, अब ऑर्गेनिज्म कार्बन कहाँ से प्राप्त करता है, इसके आधार पर जो है ऑर्गेनिजम्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तो है आपका कीमोहेट्रोट्रॉप्स। कीमोहेट्रोट्रॉप्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना जो कार्बन जो रिक्वायरमेंट है उसकी पूर्ति के लिए कोई ऑर्गेनिक सोर्स ढूंढता है, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स हैं, इनके द्वारा जो उसमें जो कार्बन उपस्थित है उसको वह लेता है अपने कार्बन सोर्स के रूप में। दूसरा है आपका कीमो ऑटोट्रॉप्स या फोटो ऑटोट्रॉप्स। कीमो ऑटोट्रॉप्स और फोटो ऑटोट्रॉप्स दोनों ही ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपने कार्बन रिक्वायरमेंट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, मतलब एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को ये फिक्स करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, ये भी बड़े ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आवश्यकताएं हैं सेल की ग्रोथ के लिए। जैसे कि नाइट्रोजन और सल्फर जो हैं वह प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अति आवश्यक हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन और सल्फर अमीनो एसिड्स के इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स हैं। नाइट्रोजन तो हर एक अमीनो एसिड में उपस्थित होता है, इसके अलावा कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जैसे सिस्टीन है, उसमें सल्फर की भी उपस्थिति होती है। इसलिए ये दोनों जो नाइट्रोजन और सल्फर है उसकी आवश्यकता है ग्रोथ के लिए, मतलब हमको उसको ऑर्गेनिज्म को सप्लाई करना पड़ेगा या फिर सप्लीमेंट करना पड़ता है। दूसरा है आपका नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। कुछ जैसे कि डीएनए है, आरएनए है, एटीपी है, वहाँ पे नाइट्रोजन की भी ज़रूरत है और फास्फोरस की भी ज़रूरत है, तो उनकी भी रिक्वायरमेंट सेल को है या ऑर्गेनिज्म को है, जिससे कि उनकी ग्रोथ होगी। अगर ये सोर्स नहीं मिलेंगे तो उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। नाइट्रोजन को तो ऑर्गेनिज्म जो है, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनमें कैपेबिलिटी होती है कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर पाएँ, जिनको अपन नाइट्रोजन फिक्सर्स कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करते, तो उनको हमको मीडिया में सप्लीमेंट करना होगा। इसी प्रकार से फास्फोरस और सल्फर को भी हमको मीडिया में सप्लीमेंट करना होगा, किसी भी साल्ट के फॉर्म में या ऑर्गेनिक फॉर्म में। अब बात आती है कुछ ट्रेस एलिमेंट्स। ट्रेस एलिमेंट्स किसको कहेंगे? ऐसे एलिमेंट जिनकी बहुत कम मात्रा रिक्वायर्ड है, लेकिन ये एसेंशियल होते हैं। भले ही ये कम मात्रा में इनकी ज़रूरत है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। कुछ एंजाइम्स के कोफैक्टर्स होते हैं या कुछ एक्टिवेटर्स होते हैं
जिसके कारण जो है वर्किंग जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है वह संपन्न होती है। इसलिए कुछ ट्रेस एलिमेंट्स लाइक द आयरन है, कापर है, मॉलिब्डेनम है, जिंक है, इनकी भी आवश्यकता होती है ग्रोथ के लिए। तो इनको भी हम सप्लाई करते हैं, जनरली टैप वाटर में ये उपस्थित होते हैं। और इसके साथ साथ में जो भी हम अदर ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट दे रहे हैं, जैसे कि पेप्टोन देते हैं, बीफ एक्सट्रैक्ट देते हैं, इसमें भी ये मिनरल्स उपस्थित होते हैं, जहाँ से बैक्टीरिया जो है अपनी इसको पूर्ति करता है। अब बात आती है ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हायर एनिमल्स हैं या ह्यूमन बीइंग हैं, उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ग्रोथ करने के लिए। मतलब बिना ऑक्सीजन के हम ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, या हायर एनिमल्स या प्लांट्स जो हैं वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की या बैक्टीरिया की, तो कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के ग्रो कर लेते हैं। कुछ बैक्टीरिया हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो इसके आधार पर ऑक्सीजन की उनको क्या आवश्यकता है, इसके आधार पर हम ऑर्गेनिजम्स को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जैसे ओब्लिगेट एरोब्स। ओब्लिगेट एरोब्स क्या हैं? इट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के बिना इनकी ग्रोथ नहीं होगी, ऑक्सीजन इसकी मूल आवश्यकता है। दूसरा है आपका फैकल्टेटिव एनारोब्स। फैकल्टेटिव एनारोब्स दे कैन यूज ऑक्सीजन बट आल्सो ग्रो विदाउट इट। ये ऑक्सीजन को ग्रो यूज़ तो करते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं भी है तो भी इनको कोई ज़्यादा फर्क नहीं होगा, ये ग्रोथ करेंगे। फिर आते हैं ओब्लिगेट एनारोब्स। ओब्लिगेट एनारोब्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको ऑक्सीजन की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, और यदि हम ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं उनको तो उनकी डेथ हो जाती है। मतलब ऑक्सीजन इनके लिए बहुत टॉक्सिक होता है। फिर होते हैं अपनाते हैं माइक्रो एरोफाइल्स। माइक्रो एरोफाइल्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको बहुत लो कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ग्रोथ के लिए। तो जैसा जो ऑर्गेनिज्म है उसके अनुसार हमको ग्रोथ कंडीशंस उसको देनी पड़ती है। जैसे जो ओब्लिगेट एनारोब्स वगैरह जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये हमारे लिए बड़े ही घातक हैं। जैसे जो कैंड फूड वगैरह है वहाँ पर ये ग्रो करके उसको स्पाइल कर सकते हैं, टॉक्सिन का प्रोडक्शन कर सकते हैं, और इस प्रकार से ये सारे फैक्टर्स को जानना आवश्यक है। थैंक यू वेरी मच।